ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जो लड़ाई जारी है, उसकी लाइव कवरेज लेकर के आया हूँ, क्योंकि हर हर पल खबर बदल रही है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमला जारी है और ईरान तन्हा अमेरिका से मुकाबला कर रहा है, इसराइल पर हमले कर रहा है और मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, उन सब को ईरान निशाना बना रहा है, ईरान टारगेट कर रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस पर हमला कर दिया है, दफ्तर पर हमला कर दिया है और ईरान के हमले को 3 घंटे का वक्त हो चुका है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कुछ खबर नहीं है, वो लापता है। कोई लेटेस्ट फ़ोटो या वीडियो सामने नहीं आ पा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू का जितना प्रोग्राम था, जितना शेड्यूल था, वो सब कैंसिल किया जा चुका है और कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान के ताज़ा हमले में हलाकत हो चुकी है या फिर वो शदीद ज़ख्मी है। क्योंकि ईरान ने दावा किया है, ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी ये खबर शाया की है कि ईरान की पासदारान इनकलाब ने जो 10वां वेव बैलिस्टिक मिसाइल का छोड़ा था इजराइल की तरफ, 10वें वेव के ज़रिए जो हमला किया है इजराइल पर, तो 10वें वेव में ईरान की पासदारान इनकलाब ने, IRGC ने तिल अबीब में और यरूशलेम में दोनों जगह बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया, उनकी ऑफिस को टारगेट किया और इस हमले को अभी तक 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की कोई तस्वीर सामने नहीं आ सकी है, कोई वीडियो सामने नहीं आ सकी है और दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के हमले में बेंजामिन नेतन्याहू की या तो हलाकत हो गई है या फिर वो शदीद ज़ख्मी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की कोई वीडियो सामने नहीं आ पाई है। उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू का बैत शेमस में जाने का शेड्यूल था, प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा है। जब ईरान की तरफ से कंटिन्यू ये दावा किया गया कि ईरान के हमले में बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत हो चुकी है, मौत हो चुकी है, तो उसके बाद इजराइल की मीडिया ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने, अल आरिज़ अखबार ने और चैनल 12 ने बेंजामिन नेतन्याहू की कल की वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लेकर के तस्वीर शाया की है और ये बताने की कोशिश की जा रही है इजराइल की मीडिया की तरफ से कि बेंजामिन नेतन्याहू को फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। बैत शेमस में कल ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था और हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया था ईरान ने, और ईरान के मिसाइल को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। दुनिया भर ने इस पर तबसरा किया कि इजराइल ये दावा करता है कि उसका मिसाइल 3 लेयर में है, यानी अगर एक मिसाइल, एक एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है किसी मिसाइल को रोकने में, फिर दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, अगर वो भी नाकाम हो जाता है फिर तीसरा शुरू होता है और इसको इजराइल आयरन डोम का नाम देता है। पूरी दुनिया में इजराइल उसका दावा करता है, लेकिन बैत शेमस में सीधे जाकर ईरान का मिसाइल गिरा था, उसको नहीं रोक सका था। 20 लोगों की वहाँ पर हलाकत हो गई, 11 लापता बताए जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और वहाँ की जनता ने बगावत करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर माफ़ कीजिएगा, इजराइल के सदर को आज वहाँ जाना पड़ा और इजराइल के सदर के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा भी वहाँ तय था, शेड्यूल था और अब वो नहीं गए क्योंकि ईरान ने उनके दफ्तर पर हमला कर दिया है। पिछली मरतबा भी ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला किया था और बाल बाल बचा था बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन इस मरतबा ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया है। ईरान के पास मिसाइलों का लंबा ज़ख़ीरा है और कई ताकतवर मिसाइल ईरान के पास पाए जाते हैं और ईरान का जो सबसे ताकतवर मिसाइल है उसमें खैबर है। फ़तह खैबर के नाम से ईरान का ये मिसाइल मंसूब है और खैबर मिसाइल का इस्तेमाल क्या है, ईरान ने यरूशलेम में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला करने के लिए, और खैबर मिसाइल की जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इससे पहले ईरान ने अभी तक सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब खैबर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है और बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को सीधा टारगेट किया है। उधर सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के चौथे फौजी की हलाकत की भी खबर कन्फर्म हो गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान, या कह लीजिए ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने
जो ऑपरेशन किया था, इजराइल का साथ दिया था, तो उस कार्रवाई के दौरान जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, अमेरिकी सेना पर जब ईरान ने हमला किया, तो जवाबी हमले में अमेरिका के 4 फ़ौजियों की हलाकत हो चुकी है। कल 3 फ़ौजियों की हलाकत की खबर को यूएस के डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया था और आज यूएस के मिलिट्री डिपार्टमेंट ने चौथे फ़ौजी की हलाकत को भी कंफर्म कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कुवैत में अमेरिका का एक फ़ौजी अड्डा पूरा तबाह हो गया है और 10 से ज़्यादा फाइटर प्लेनों को ईरान के मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। एक फाइटर प्लेन को बाज़ाब्ता देखा गया कि कैसे ईरान के मिसाइल ने उसको निशाना बनाया और बड़ी मुश्किल से फाइटर की जान बच पाई, क्योंकि फाइटर ने इजट करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरा प्लेन आग की जद में आ जाता है। हर तरफ धुआं के जो शोले हैं वो उठने लगते हैं। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि यूरोप के देशों में गैस 50% महंगा हो गया है, क्योंकि यूरोप को सबसे ज़्यादा गैस की सप्लाई कतर करता है और ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। तो अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से कतर से गैस यूरोप को नहीं जा पा रहा है। उसके अलावा कतर के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा गैस का सप्लायर खुद ईरान माना जाता है। ईरान से भी गैस की सप्लाई पूरी दुनिया को बंद है और इस वजह से, यानी जैसे ही कतर से गैस की सप्लाई बंद हुई है, यूरोप में गैस की जो कीमत है, गैस का जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और 50% महंगा हो गया है। दुनिया भर में तेल की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये जो अबनाए हुर्मुज़ है, ये पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। पूरी दुनिया को जो एनर्जी मिलती है, जो तेल मिलता है, तो उसमें 20 से 25% की सप्लाई अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए होती है और ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। अबनाए हुर्मुज़ कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ़ को, ओमान गल्फ़ को और अरबियन सी को, और ये पूरा रास्ता ही ईरान ने बंद कर दिया है और ईरान ने कह रखा है दुनिया की कोई ताकत हमें इस रास्ता को खोलने पर मजबूर नहीं कर सकती है। उधर ईरान ने जैसे ही सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है, उसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल से ईरान का सऊदी अरब पर हमला जारी है। सऊदी अरब मतलब सऊदी अरब में जहां अमेरिका का फ़ौजी अड्डा पाया जा रहा है। सऊदी अरबिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बयान सामने आया है कि रियाज में मौजूद सुल्तान अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर अब तक 5 ईरानी ड्रोन को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन दम्माम में जहां सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है, जिसको रास तनूरा कहा जाता है, वहां पर ईरान का एक ड्रोन जाकर के गिरता है, आग लग जाती है और इस पूरे को अरामको ने बंद कर दिया है। उसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो हालात है बिगड़ते जा रहे हैं। इस दौरान ईरान ने एक वजाहती स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ईरान का एजेंडा पड़ोसी देशों की जो एनर्जी लाइन है, वहाँ का जो ऑयल सिस्टम है, उस पर ईरान हमला नहीं कर रहा है। यानी ईरान के हमले के जो मंसूबे हैं, जो एजेंडे हैं, तो उसमें सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वहाँ जो ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है, जो तेल के कुएँ हैं या जो भी एनर्जी का सेक्टर है, उसको ईरान निशाना नहीं बना रहा है। ये ईरान के एजेंडा में नहीं है। ईरान ने इस बात की बाज़ाब्ता वजाहत की है, ईरान ने इस बात की खबर दी है। इधर एक खबर यह रही है कि अमेरिका और इजराइल के ताज़ा हमले में आर्मी के कई अहम जिम्मेदारों की ईरान में शहादत हो गई है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया है। हाँ, ईरान में हलाक होने वालों की, शहीद होने वालों की जो तादाद है वो 500 से ज़्यादा हो चुकी है। इजराइल में मरने वालों की तादाद भी तकरीबन 100 से ज़्यादा हो चुकी है। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सिर्फ बैत शमस में कल 10 लोगों की हलाकत हुई है। ज़ख्मियों की तादाद इजराइल में 777 से ज़्यादा हो चुकी है। उसके अलावा कुवैत में, यूएई में, बहरीन में भी लगातार हलाकतें हुई है। और अमेरिका की तरफ से अब ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है, अमेरिकी मीडिया में भी ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का जवाबी हमला इतना ख़तरनाक होगा और अमेरिकी एसेट्स को इतने बड़े पैमाने पर ईरान नुकसान पहुंचा देगा, या ईरान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डा को देखेगा उसको निशाना बना देगा। तो इस तरह का लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहा है, रद्द अमल सामने आ रहा है। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि
2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई पर जो हमला हुआ, उनके घर को निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी शहादत हो गई। उसके बाद उनकी अहलिया भी शदीद ज़ख्मी हो गई थी और अब खबर ये आ रही है कि उनकी अहलिया की भी मौत हो गई है। हालांकि इस खबर को मैं अभी वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये खबरें सामने आ रही है और कई मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को शाया किया है कि उनकी अहलिया की भी इस हमले में मौत हो गई है। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने तमाम शहरियों को कह दिया है वो फ़ौरन उन देशों को छोड़ दे, अमेरिका आ जाए। ख़ासतौर पर जो उनके टॉप अफसरान हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। इधर इसराइल और लेबनान में जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, मामला बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अमेरिका की तरफ से लगातार इन देशों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इसराइल लेबनान पर मुस्तकिल हमला करता जा रहा है और 15 से ज़्यादा लोगों की लेबनान में हलाकत हो चुकी है। उधर लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगा दी है। लेबनान को लग रहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। एक और अपडेट ये सामने आ रही है कि इराक़ पर सबसे ज़्यादा इस जंग का असर पड़ रहा है और जहाँ जहाँ अमरीकी आर्मी इराक़ में मौजूद है, ईरान पूरी शिद्दत के साथ उन सब इलाक़ों को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। उधर इराक़ में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खामनई के चाहने वालों की थी, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, या वो इराक़ में ईरान का इन्फ्लुएंस चाह रहे थे। तो तमाम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमरीकी असासों को या अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत को वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये अमरीका के लिए एक और बड़ा दर्दे सर बना हुआ है। इधर इजराइल की आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर को हलाक कर दिया है। इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के जो मौजूदा कमांडर है शेख कासिम नईम, उनको निशाना बनाया जाएगा, उनको मारा जाएगा। हालांकि ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन IDF ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह के एक अहम तरीन कमांडर को उसने हलाक कर दिया है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात से यह खबर आ रही है कि आज से लिमिटेड फ़्लाइट की सर्विस शुरू की जाएगी, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जो हंगामा जारी है, जो लड़ाई हो रही है, तो उसमें मशरिक़ वस्ता की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। दुबई जैसा एयरपोर्ट बंद पड़ा है, हवाई जहाज़ वहाँ पर खड़े हैं जिनकी तबाही का भी ख़तरा है। 3400 फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। UK में, यूरोप के देशों में फ़्लाइट्स को भेजा जा रहा है। तो इस बीच ये UAE ने दावा किया है कि उसकी कोशिश होगी लिमिटेड एयर स्पेस को खोलने की और फ़्लाइट सर्विसेज को शुरू करने की। इधर एक और ख़बर आ रही है और ख़बर यह है कि बैरूत में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इजराइल दरअसल बहुत चालाकी कर रहा है। इजराइल की चालाकी यह है, इजराइल की कोशिश यह है कि जैसे ही इजराइल ईरान से मार खा रहा था, इजराइल में हर तरफ सायरन बज रहे थे, इजरायली अवाम अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगती है और दबाव बनाती है कि हमारी हुकूमत क्यों ईरान से जंग लड़ रही है, क्योंकि हम महफूज नहीं है। जून 2025 में 15 दिनों तक पूरे देश में सायरन बजता रहा। इजरायली अवाम डर और खौफ के साए में जीती रही, ज़िंदगी गुजारती रही और अब दोबारा वही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह पर और लेबनान पर पूरी शिद्दत के साथ हमला शुरू कर दिया है। और इजराइल का मकसद ये है कि वो अपने आप को एक मरतबा फिर विक्टिम दिखा सके, मजलूम दिखा सके। उधर अमेरिका के वज़ीर दिफा का एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस जंग की शुरुआत ईरान ने की है, हमने नहीं की है। उधर अमेरिकी सदर के इस बयान को ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के चेयरमैन अली लारिजानी ने ठुकरा दिया है। अमेरिकी सदर की तरफ से प्रपोजल आया था कि अब हम ईरान से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अली लारिजानी का कहना है अब कोई बातचीत ईरान नहीं करेगा। हमें जो खोना था, जिस शख्सियत को खोने का डर था, उसको हमने खो दिया है।
اس لیے اس جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا ہے اور اختتام اب ایران کرے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر یہی کہ ایران نے سیدھے اس مرتبہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو نشانہ بنایا ہے، نتنیاہو کے دفتر کو ہٹ کر دیا ہے، اور بنجامن نتنیاہو کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ بنجامن نتنیاہو کے جو سیکریٹریز ہیں، ان کے جو پی اے ہیں، ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں دے رہا ہے۔ چپی سادھی ہوئی ہے، کوئی خبر نہیں جاری کی جا رہی ہے۔ پچھلے 5 گھنٹوں میں بنجامن نتنیاہو کی کوئی تازہ ترین تصویر بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ پرانی تصویروں کو نئی تصویر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بنجامن نتنیاہو کا بیت شمس میں جانے کا دورہ شیڈول تھا، پروگرام تھا، جہاں پورا شہر تباہ ہو گیا ہے، ملبہ میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن وہاں کا پروگرام بھی بنجامن نتنیاہو نے کینسل کر دیا ہے۔ اور ایران نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو پر یہ حملہ خیبر میزائل سے کیا ہے۔ خیبر نام سن کر ہی اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو پرانی تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ جب خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ خیبر کے قلعہ میں یہودی محصور تھے، باہر مسلمانوں کی فوج تھی، نبوت کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی آرمی کو لیڈ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اسلامی فوج کے کمانڈر لگاتار کوشش کر رہے تھے خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے کی، اندر داخل ہونے کی، لیکن خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی سے نہیں ٹوٹ پا رہا تھا۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کو جب بلایا گیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی اور کہا، علی آپ آج اس فوج کی قیادت کریں گے، آپ کمانڈر ان چیف ہوں گے، اور بطور سپہ سالار آج آپ کو خیبر کے قلعے پر حملہ کرنا ہے۔ حضرت علی نے شکایت کی اور کہا، معذرت چاہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، آنکھوں میں شدید درد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو یعنی تھوک کو لیا، ان کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ فوراً صحیح ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اسلامی فوج اندر جاتی ہے اور پورا خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکالا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد اب اسی خیبر کے نام سے میزائل لانچ کیا ہے۔ ایران نے جو آپریشن شروع کیا ہے اسرائیل کے خلاف، اس آپریشن کا نام بھی خیبر رکھا ہے، خیبر آپریشن، اور خیبر میزائل کا نام بھی ہے۔ اس میزائل سے بنجامن نتنیاہو پر حملہ کیا ہے۔ ایران کے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ بنجامن نتنیاہو کی موت ہو چکی ہے، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں زخمی ہیں۔ میں اس طرح کی خبروں کو ویریفائی نہیں کر رہا ہوں، تسنیم نیوز ایجنسی نے اس طرح کی خبر ضرور شائع کی ہے کہ وہاں حملہ ہوا ہے، خیبر میزائل سے حملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو اسلامی مزاج رکھنے والے ہیں ان کے لیے کسی دشمن کی موت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، کسی لیڈر کی موت زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے، بلکہ آئیڈیالوجی کی لڑائی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کی آئیڈیالوجی کتنی مضبوط ہے، کیونکہ لڑائی دو آئیڈیالوجی کے درمیان ہو رہی ہے، دو نظریہ کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ ایک نظریہ ہے ویسٹ کا، امریکہ اپنا نظام، اپنا سسٹم پوری دنیا پر تھوپنا چاہتا ہے، اور ایران میں اسلامی نظام تھا، ولایت فقیہ کا نظام تھا کہ روئے زمین پر اسلام کا، شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران نے پہلی مرتبہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ چین پوری طرح ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی تک چین کا بیان سامنے نہیں آیا تھا، اور عالمی طاقتوں میں چین کا اپنا دبدبہ ہے، ایک نام ہے، تو چین نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہے اور ایران کی سورنٹی پر حملہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی اسکرین پر ایک نقشہ بھی، ایک میپ بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کہاں کتنے لوگوں کی اب تک ہلاکت ہوئی ہے، اور اس میں لبنان میں 13 کی ہلاکت ہو چکی ہے، 149 زخمی ہیں، عراق میں 2 کی ہلاکت ہو چکی ہے ایران کے حملے میں، اور 5 زخمی ہیں۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی وجہ سے 555 لوگ مارے گئے ہیں۔ اسرائیل میں ایران کے حملے کی وجہ سے 10 لوگ آفیشلی مارے گئے ہیں، جس کا اعتراف اسرائیل نے کیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے سوشل میڈیا پر دعویٰ ہے 100 لوگوں کی ہلاکت کا، اور ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق 777 وہاں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور شدید حالت میں ہیں، ان کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ جورڈن پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے۔ کویت میں 1 کی ہلاکت ہو چکی ہے، 32 زخمی ہے، اور 3 امریکی فوجی کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے۔ بحرین میں 1 کی موت ہوئی ہے، 4 زخمی ہیں۔ قطر میں 16 زخمی ہیں۔ یو ای میں ایران کے حملے کی وجہ سے 3 کی موت ہوئی ہے، 58 زخمی ہیں۔ عمان میں بھی ایران کے حملے کی وجہ سے 1 موت ہو چکی ہے، 5 زخمی ہیں، اور 4 امریکی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے، 4 زخمی ہے۔ اور امریکہ کے لیے یہ سب سے بری خبر ہے کہ ایران کے حملے میں اس کے فوجیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر ہیپوکریسی ہے۔ امریکہ دنیا کو مارنا چاہتا ہے، لیکن کوئی امریکہ پر حملہ کر دے، امریکی آرمی کو مار دے، تو یہ امریکہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ادھر اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو یورپین یونین کے ممالک ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس جنگ میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جو تازہ ترین حالات ہے اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ نے اگر ابھی تک ملت ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو کر لیجئے، ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔